और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बेसिकली दोनों कंबाइंड यूनिट है हमारी पूरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। वेटेज की बात करें तो स्कूल का तो है ही इंपॉर्टेंट, और जेई नीट की बात करते हैं अगर तो जेई में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से डेफिनेटली। एडवांस का पेपर सेट नहीं होता विदाउट थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा खासा वेटेज रहता है एडवांस में, और नीट में भी आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एट मैक्स 3 क्वेश्चन फ्रॉम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन 2 तो डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इसको मैक्सवेल ने डेवलप किया। मैक्सवेल एंड क्लॉसियस और भी बहुत सारे साइंटिस्ट, इनका मेन कंट्रीब्यूशन का है। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक वर्ड का मतलब है मोशन, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, लेट मी करेक्ट, काइनेटिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इस पर सारी चीज़ों जितनी भी गैस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इन्होंने वेलोसिटी से रिलेट किया है। ठीक है, गैस के जितना भी बिहेवियर होता है, प्रेशर बिहेवियर मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रेशर अप्लाई करने की प्रॉपर्टी, उसका टेम्परेचर, उसकी एनर्जी, इन सारी चीज़ों को इन्होंने क्या माना है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में है, मतलब एक्चुअल में मोशन में होते हैं, माना क्या है। और इन्होंने सारी चीज़ें इन्होंने वेलोसिटी से रिलेट की हैं। ठीक है, और नॉर्मल सी मैकेनिक्स लगाते हुए जो हमने न्यूटन की कहानी पढ़ी है ना, न्यूटन की थ्योरी को अप्लाई करते हुए इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। तो समझते हैं भाई, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आइडियल गैसेस के लिए 2 तरह गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मेन डिस्कशन है वो आइडियल गैसेस से हम लोग कंसर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आइडियल गैस होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आपको लिखनी पड़ेगी। नीट पे भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन ही जाता है, स्कूल में लिखने को आएगा। ठीक है, कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, न्यूट्रल एंड स्फेरिकल। ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, न्यूट्रल एंड स्फेरिकल। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं सारे के सारे। एंड दूसरा नहीं होता है कि जब किसी कंटेनर में गैस भरी होती है। अच्छा, पहले उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हाउ द एग्जैक्ट प्रेशर। अगर कहीं पे कोई गैस भरी हुई किसी कंटेनर में है ना, तो पार्टिकल्स रैंडमली भागते हैं एंड दे कोलाइड विद वॉल, और ये लौट के आते हैं, और यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफर होता है जिससे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द वॉल ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद वॉल वेयर मोमेंटम चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज की वजह से लड़के वापस आएंगे और फोर्स अप्लाई होगा। अगला पॉइंट लिखिए आप, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पता है जब ये लड़ते हैं यहाँ पे, तो ऑल मतलब कहने का मतलब ये कि ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब गैस के पार्टिकल्स भागते हैं तो वो गैस के पार्टिकल से भी कोलाइड करते हैं एंड ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा एजम्पशन हमारा ये होता है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर किसी रूम में या कंटेनर में गैस फिल्ड है ना, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना, अगर मैं सपोज करो मैं जिस रूम में बैठा हूँ या आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर उसमें पूरी गैस जो भी है, एयर है, अगर आप उस गैस को पूरा लिक्विफाई कर दें, है ना, तो आई गैस कि वो आपकी 1 बॉटल में आ जाएगी पूरी गैस। जितनी पूरे रूम में एयर है उसको लिक्विफाई कर दिया जाए तो 1 बॉटल में आ जाएगी, 1 लीटर की बॉटल में। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है रूम कितना बड़ा है, बट नॉर्मल जो हमारा रूम साइज़ होता है उसकी सारी गैस को लिक्विफाई करें तो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है इनसाइड द कंटेनर, दैट इज एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ, मतलब उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में। तो अगला पॉइंट निकलिए कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस पार्टिकल्स is assumed to be negligible as compared to the volume of the container in which gas is placed। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, मतलब उसका नेग्लिजिबल होता है। एंड अगला पॉइंट ये हमारा कि इसमें क्योंकि आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस हम ये एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अगला पॉइंट लिखिए आप, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब है देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी।
इनके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, कोई इनमें आपस पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब वहाँ पे कोई फोर्स होता है, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। ऑल कोलिजन्स हमारे तो आपने नोट ही कर लिया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड मतलब जब इसको आप जो उन पे फोर्स लगता है ना, जो मोमेंटम ट्रांसफर से फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स होता है बहुत ही कम होता है, तो ग्रेविटी के फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड अगला पॉइंट हो गया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। फिर अगला पॉइंट देखिए आप। अब सबसे पहले इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैक्सवेल की कहानी, ठीक है, कि मैक्सवेल की क्या कहानी थी। ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, आप इसको लाइट नहीं मत लेना, क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि व्हाट इज मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया, ठीक है। और इन्होंने एक सैंपल में जो गैस की वेलोसिटी थी, ठीक है, जो गैस की वेलोसिटी है और जो गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एन हो गई यहाँ पे, ये इनके नंबर्स हो गए पार्टिकल्स के, और वी क्या है, वो वी उनकी स्पीड हो गई। तो मैक्सवेल ने ग्राफ बनाया, सबसे पहले उन्होंने वेलोसिटी को डिट किया, उन्होंने बताया कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ना। गैस में वेलोसिटीज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ऐसा नहीं कि सबकी वेलोसिटी सेम है और डिफरेंट डिफरेंट की रेंज होती हैं। तो मैक्सवेल ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करके ग्राफ बनाया, कुछ इस तरह का ग्राफ बना, इस तरह का, ठीक है। और ये ग्राफ किसका था, ये था dN/dc, नॉट dN/dc, यहाँ पे dN/dv लिखते हैं, और वेलोसिटी, इसका उन्होंने ग्राफ बनाया dN/dv का और v का। इसका फॉर्मूला भी होता है, n का फॉर्मूला भी होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है ना। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, मतलब बीटेक में जाओगे आप, बीएससी में तो आपको फॉर्मूला भी मिलेगा n का। तो इन्होंने हमारे सिलेबस में यही है, हमें dN/dv से इसको समझना है, ठीक है। तो इन्होंने dN/dv वर्सेस v का ग्राफ बनाया, ठीक है। और इन्होंने समझाया कि भाई जो इसका एरिया होगा, n समझ गए आप, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और v उसकी क्या स्पीड है। अब आप देखो इस ग्राफ में अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उसका एरिया देता है। आपको सबको पता है ना कि अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में आप जो क्वांटिटी y एक्सिस पे होती है और जो क्वांटिटी x एक्सिस पे होती है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एरिया मिलता है। और एरिया कोई भी क्वांटिटी दे सकता है, अब डिपेंड करता है क्या है वो। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ठीक है, तो एरिया निकालने में मुझे पता चलेगा कि dN/dv और इनटू v, मतलब ये एक तरह से डेल्टा n/डेल्टा v है ना। और ये आपका v होगा, डेल्टा v हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसका एरिया निकाला जाए ग्राफ का, तो वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, डेल्टा n, समझ गए ना आप, डेल्टा n/डेल्टा v और यहाँ पे डेल्टा v। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मैंने ग्राफ बनाया है किसी गैस सैंपल में किसी टेम्परेचर पे, और फिक्स टेम्परेचर, उन्होंने बताया कि भाई ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे मैंने गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटी का ग्राफ बनाया है। और अगर आप इसका एरिया निकालोगे कहाँ से कहाँ के बीच में, अगर आप v1 से v2 में एरिया निकालोगे, ठीक है, तो वो एरिया आपको क्या देगा, वो एरिया देगा आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनकी वेलोसिटी v1 से v2 के बीच में है, ठीक है। तो अगर पहला इनका ग्राफ का पॉइंट ये था कि अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम v = v1 टू v = v2, तो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा टोटल, वो आपको क्या देगा एरिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिटवीन
v इज इक्वल टू v1 टू v इज इक्वल टू v2। तो सारे नंबर्स आ जाएंगे आपको गैस पार्टिकल्स के, वो नंबर पता चल जाएंगे पार्टिकल्स के जो इनकी वेलोसिटी v1 से v2 के बीच में है, ठीक है। तो अगर आप इसका टोटल एरिया निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको? अगर इस कर्व का अगर आप टोटल एरिया फाइंड करते हैं तो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा बताइए आप मुझे? जो इस कर्व का टोटल एरिया आएगा वो आपको देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगला पॉइंट क्या है कि इसका जो टोटल एरिया होता है किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, उसके बराबर होता है, ठीक है। खैर ये बात हो गई एक। अब अगला पॉइंट क्या था इनका कि जो ये हमारा जो ग्राफ बनता है ना, ये एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, इसको कभी टच नहीं करता है, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो अगर ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये है कि जो गैस की वेलोसिटी होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है जीरो। तो गैस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है वो जीरो से लेके कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है वेलोसिटी, ठीक है। तो बोला कि एक मतलब किसी रूम में अगर गैस भरी हुई है तो उसकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो से लेके बहुत हाई तक होती है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ही हाई, ये उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर। वाई? अगर आप इसका एरिया निकालोगे बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पे जाके तो आपको पता चलेगा ये एरिया बहुत कम आएगा, पता है, ये एरिया बहुत कम आएगा। और ये एरिया आपको बता रहा है पार्टिकल्स के नंबर। तो जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है वो पार्टिकल्स बहुत कम है। मोस्टली वेलोसिटी क्या है देख रहे हो आप, मतलब इस पूरे ग्राफ का एरिया देखा जाए तो अगर मैं रफली देखूं तो यार इस वेलोसिटी तक ये लगभग आपका 80% एरिया कवर हो गया होगा, पता है। और ये 20% एरिया इसके बाद बचा होगा, या और भी कम हो सकता है 15%, ठीक है। तो मतलब जो वेलोसिटीज़ हैं वो जीरो से लेके एक रेंज तक है, देख रहे हो आप, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हो आप। लेकिन बहुत हाई वेलोसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर बहुत कम है क्योंकि उसका एरिया बहुत कम आ रहा है, ठीक है। ये उन्होंने बताया भाई, ठीक है, कि वेलोसिटीज़ जो हैं जीरो से इनफाइनाइट तक होती हैं और ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर और मोस्टली वेलोसिटीज एक रेंज में आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। अब इन्होंने कई चीज़ें निकाली जिनको हम आगे यूज़ करेंगे थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाई अगर आपको इन पार्टिकल्स की आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड फॉर्मूला है, मैथमेटिकल है, ठीक है। अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन vn अपॉन n, वेक्टर मत लगा देना। तो अगर आप इनकी एवरेज स्पीड निकाल देंगे तो इनकी एवरेज स्पीड आती है √8 RT by pi m। 8 R इज गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, पाई तो आपको पता ही है, एंड m इज मोलर मास, ठीक है। इसी ग्राफ की हेल्प से इन्होंने v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐड करके निकाला और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? दिस वैल्यू इज √8 RT by pi m। सारे पार्टिकल्स की स्पीड को ऐड कर दो आप, ठीक है, और उसको आप टोटल नंबर से क्या कर दिया आप, जितने गैस के पार्टिकल्स के नंबर से डिवाइड करिए तो ये वैल्यू आएगी। अब उन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व किया, ठीक है। हमें सब सॉल्व नहीं करना है, मैंने आपको फिर बोला है कि हायर क्लासेस में आप सॉल्व करोगे, इवन बीटेक फर्स्ट ईयर में भी ये होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहाँ पे फॉर्मूला आपको ड्राइव करना पड़ता है, ठीक है, फिजिक्स में। तो √8 RT by pi m, दिस इज एवरेज स्पीड। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लगा दूंगा, एवरेज वेलोसिटी सब पे ऐसे 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 करके अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो यार वो जीरो आ जाएगी, पता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का सेंट्रो मास वहीं रहता है, पता है। किसी कंटेनर में गैस भरी है तो उसका सेंट्रो मास तो वहीं रहेगा ना, पार्टिकल्स भागते रहेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है जीरो होती है, इसको नोट कर लेना। एक आध बार बच्चे इस पर गड़बड़ कर देते हैं, पूछता है एवरेज वेलोसिटी है और वो जीरो होती है और फॉर्मूला लगा के चलाते हैं √8 RT by pi m। तो मैं आपको बता दूं जो √8 RT by pi m था वो एवरेज स्पीड थी, ठीक है, सारे पार्टिकल्स की स्केलर, ठीक है। एक तो ने भाई एवरेज स्पीड बताई, दूसरा ने बताया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल मतलब आपको ऐसी स्पीड बतानी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास हो। अब आपको पता है देखो कि जो एरिया होता है वो हमें एरिया क्या देता है, हमें एरिया देता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं यार कि ये बताओ, जैसे ये वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल दिस वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे
ये वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देखो 500 मीटर पर सेकेंड के आसपास का जो एरिया है वो बहुत कम है, समझे? इसके आसपास जो एरिया देंगे वो बहुत कम है। तो अगर मैं आपसे पूछा 500 मीटर पर सेकेंड कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप बोलोगे देखो एरिया कम आ रहा है इसलिए पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। सपोज करो ये स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड है, मैं पूछूंगा यार एक बात बताओ, 250 मीटर पर सेकेंड के आसपास ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे या 500 के आसपास ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे? तो आप देखोगे तो 250 के आसपास अगर आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे एरिया बनाते हो तो ये एरिया बहुत ज़्यादा आता है, पता है, कंपेयर टू दिस एरिया। तो हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो वेलोसिटीज़ हैं, है ना, वो इसके राउंड है, किसके राउंड? 250 के राउंड। देखो इसके साइड में लेफ्ट राइट में जो वेलोसिटीज एरिया कम आ रहा है, मतलब ये वेलोसिटीज वाले पार्टिकल कम होंगे, लेकिन जहां पे पीक है ना उसके आसपास का एरिया ज्यादा आ रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि यार जो ये 250 वाली वेलोसिटी है ना, इसके आसपास की वेलोसिटी के पार्टिकल्स पूरी गैस सैंपल में ज्यादा होंगे। मतलब 245 वाले पार्टिकल्स बहुत होंगे, 255 वाले बहुत होंगे, 260 वाले बहुत होंगे, 230 वाले बहुत होंगे पार्टिकल्स, ठीक है, लेकिन इसके पास के पार्टिकल्स कम होंगे। तो ये जहां पे आपका पीक आता है ना, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब ऐसी वेलोसिटी विच इज पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो पीक होता है ये आपको बताता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, समझ गए ना आप? इसका कहने का मतलब ये है कि इसके पास जो वेलोसिटीज होंगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास होंगी। तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका भी इन्होंने इसी फॉर्मूले से, यहीं से फॉर्मूला ड्राइव किया और इन्होंने बताया कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो होती है √2RT/m। कहने का मतलब ये है कि इस वेलोसिटी के आसपास के पार्टिकल्स पूरे गैस सैंपल में सबसे ज्यादा होंगे, सारे इसके लेफ्ट राइट होंगे, मतलब एक सेंटर बन गया, समझे? दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ग्राफ में अगर कोई पूछता है कि वेयर इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो आप बोलोगे जहां पे ये पीक होता है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। अब देखो जेईई में कैसे क्वेश्चन आते हैं यार, इसी ग्राफ को उल्टा सीधा बना देता है कोई। आपको समझो जेईई में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? आपको n की इक्वेशन दे देगा, किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। कोई इक्वेशन लिख के दे देगा कुछ भी और कहेगा भाई ऐसा है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बताओ। तो अगर आपको बात पता है कि भाई जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी वहाँ पे जो dn/dv होगा वो क्या आएगा आपका? वो मैक्सिमम आएगा, समझे? तो आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट मारोगे, समझे, तो किसकी वैल्यू आएगी आपकी? dn/dv आएगा। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि dn/dv की वैल्यू कितनी यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो उसको दोबारा पर डिफरेंशिएट मारोगे तो आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखो जेईई में है इस पे क्वेश्चंस, तो ग्राफ की कहानी ध्यान समझना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आप लोगों से, ठीक है। नीट में एरिया वेरिया पे कॉन्सेप्ट पे पूछ लेता है, ठीक। और एकेडमिक में सिर्फ फॉर्मूला बनेगा इस पे, स्कूल लेवल की अगर बात करें तो एक हमारी हुई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये वाली। फिर इसमें होती है थर्ड वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर का एप्लीकेशन क्या होता है? ये भी आपको जब एनर्जी निकालोगे ना, जब आप गैस पार्टिकल्स की एनर्जी निकालेंगे वहां पे रूट मीन स्क्वायर का यूज होगा, ठीक है। अभी आप ये दिमाग मत लगाना कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं, फालतू में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी निकालते समय हम लोग रूट मीन का यूज करते हैं, तो हमें मोस्ट प्रोबेबल की फील आ जाती है, एवरेज स्पीड की फील आ जाती है। बहुत से बच्चों को रूट मीन की फील नहीं आती है। तो देखो होता क्या है कि सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करिए आप, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर अपॉन n कर दीजिए और इसका अंडर रूट लगाइए। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले आपने वेलोसिटीज को स्क्वायर किया, अपॉन n किया, तो आपको क्या मिल गया? तो आपको मिल गया मीन वेलोसिटी, मतलब स्क्वायर का मीन। दिस इज मीन ऑफ स्क्वायर, उसका आपने अंडर रूट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्पीड। कहां पे यूज होता है अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि जब हम लोग एनर्जी डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा किसका यूज। दिस इज कॉल्ड रूट मीन वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आती है निकल के, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज अंडर रूट 3RT/m। दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वह m इज मोलर मास, m इज मोलर मास, ठीक है। और जैसे ये आपको केजी में रखना हो तो ध्यान रखना, बहुत पंगा होता है यहाँ पे। जैसे आपसे बोल रहा है ऑक्सीजन का निकालो, ठीक है, VRMS निकालो, तो आप क्या करते हो? R की वैल्यू पुट करते हो T की, और M को आप 32 लिख के चले जाते हो।
तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पे m जो है ये 32 नहीं होगा, पता कितना होगा, 10 विल बी 32 इंटू 10⁻³ kg। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हमारा मोल निकालने के लिए उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है ये kg में होता है, कैपिटल M, नॉट इन ग्राम्स, ठीक है। तो 3 वेलोसिटीज हो गई हमारी, कौन कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको वेलोसिटी की बनोगी गैस पार्टिकल्स की, बोलेगा एक है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4, 5, इतनी दे देते हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा भाई ऐसा है, इनकी निकालो मीन स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आपको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्पीड ऐसे दी, आपसे बोलता मीन निकालो, तो फिर बहुत ही ईजी है हमारे लिए। मीन में क्या करेगा, पहले बोलेगा, हाँ मीन की बात करेगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 कर दो आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा ये 3 के आसपास आएगा। दिस इज मीन स्पीड, ठीक है। और फिर आपसे कहेगा कि भाई ऐसा है, इसकी आरएमएस निकालो। तो आरएमएस कैसे निकालोगे आप, अगर आपको आरएमएस निकालना है तो √V1² + V2² एंड सो ऑन VN² अपॉन n। जैसे यही क्वेश्चन आता आपसे आरएमएस निकलवाता, तो 1² + 2² + 3² + 4² + 5² अपॉन 5, ठीक है। ये आपकी आरएमएस हो जाती। मोस्ट प्रोबेबल आप इस डेटा से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप आरएमएस और मीन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा वेलोसिटी का रेशियो होता है, कोई भी वेलोसिटी हो, समझे, चाहे आपकी आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो, बेसिकली बात ये है कि जितनी भी वेलोसिटी हैं, वी आरएमएस, वी मीन एंड वी मोस्ट प्रोबेबल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2 गैसेस दे देगा और बोलेगा कि उनकी आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो अगर आप मास दिया होगा तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा देगा, कहेगा रेशियो बता दो। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया और आपसे रेशियो पूछ रहा है तो V1/V2 इज √T1/T2, समझे। इन सब पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछता, तीनों का रेशियो बता दो आप, किसका किसका। ये स्कूल में पूछता है, एक बार जेई में भी आया है, ठीक है। तो √RMS कितना हो गया, √3RT/m, रेशियो मोस्ट प्रोबेबल √2RT/m, और मीन कितना होता है √8RT/m। सब कट जाएगा तो √3, √2 एंड √8/π। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो VRMS हमारे सबसे काम का है, और जो मोस्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे वो आपको VRMS पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम VRMS की हेल्प से क्या समझते हैं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है।